हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर्स इन जावा के बारे में। कंस्ट्रक्टर के मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको फंक्शन को समझना होगा। फंक्शन के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक इस आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्टर को सही से समझे तो a constructor is a member method having same name as that of the class and is used to initialize the instance variables of the objects। तो अगर हम कंस्ट्रक्टर के बारे में ज़्यादा बात करें तो ये एक मेंबर मेथड ही है, मतलब एक तरह का फंक्शन ही है जो क्लास के नाम के साथ आता है। मतलब आपका जो भी क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का भी नाम होगा। बट ये यूज़ क्यों होता है? ये यूज़ होता है वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए। तो ये डेटा मेंबर्स या कह सकते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है। तो आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट अभी आया है, इनिशियलाइज करना डेटा मेंबर्स या इंस्टेंस वेरिएबल को। ये डेटा मेंबर्स या इंस्टेंस वेरिएबल है क्या? जो भी वेरिएबल क्लास के ठीक नीचे डिक्लेयर होता है, इसका मतलब जो क्लास वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम लोग डेटा मेंबर्स या इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे वेरिएबल्स आपके सारे मेथड्स में एक्सेसिबल रहते हैं। जैसे कि मान लो आपने 5 फंक्शंस बनाए हैं अपने प्रोग्राम में, तो ये जो वेरिएबल्स होंगे ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं होंगे, ये सारे फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर होंगे, जस्ट क्लास के नीचे। और ये सारे फंक्शंस में एक्सेसिबल होंगे, मतलब कोई भी फंक्शन चाहे तो इस वेरिएबल को यूज़ कर सकता है। तो ये हो गए डेटा मेंबर्स या इंस्टेंस वेरिएबल। अगर आप यही वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर देते हो तो वो उसी फंक्शन के दायरे में ही यूज़ हो सकता है, मतलब जो वेरिएबल का स्कोप है वो छोटा हो जाता है। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है डेटा मेंबर्स या फिर आप कह सकते हो लोकल वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर आते हैं कितने टाइप्स के? पहले आता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर आता है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, फिर आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो अगर हम ये कहें कि कंस्ट्रक्टर सिर्फ इनिशियलाइजेशन के लिए ही होता है तो ये गलत नहीं होगा, सिर्फ इनिशियलाइज ही कर सकता है कंस्ट्रक्टर। लेकिन कंस्ट्रक्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे हमने पढ़े 3 टाइप्स, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले यह आता है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम क्या है। मान लो आपने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें कंस्ट्रक्टर नहीं है, मतलब आपने बिना कंस्ट्रक्टर के एक प्रोग्राम बनाया है। तो कंपाइलर क्या करता है, एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके प्रोग्राम में असाइन कर देता है। इसका मतलब आपके जो भी डेटा मेंबर्स हैं, जो भी वेरिएबल्स है, आप डेटा मेंबर्स छोड़ दो, आपके वेरिएबल्स है वो सारे वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो जाते हैं उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। मतलब आपने कंस्ट्रक्टर नहीं रखा अपने प्रोग्राम में, फिर भी कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर को असाइन करता है आपके प्रोग्राम के लिए जो आपके वेरिएबल्स को असाइन करता है। तो ये काम हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। अब आते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पे। अब आपने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें आपने कंस्ट्रक्टर को बनाया है, बाकायदा आपने कंस्ट्रक्टर को बनाया है अपने प्रोग्राम में क्लास नेम यूज़ करके, बट आपने कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कंस्ट्रक्टर एक मेंबर मेथड ही है, तो ऑब्वियस है इसके डेटा मेंबर्स मतलब जो भी पैरामीटर हैं आपके फंक्शंस के पैरामीटर भी होंगे। तो आपने कंस्ट्रक्टर को बनाया है, उसमें आपने कोई पैरामीटर नहीं डाला। ठीक है, तो अगर आपने उस पैरामीटर में कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं डाले, इसका मतलब वो कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाता है। तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी वही काम करेगा जो बाकी कंस्ट्रक्टर्स करेंगे, डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। बट यहाँ पे नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डेटा मेंबर्स को सिर्फ 0 या स्पेस ही असाइन कर सकता है, या फिर आप अगर खुद से कुछ वैल्यू असाइन करना चाहे, जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पे मान ले a = 2, तो आपने खुद वैल्यू डाला है तो खुद से डाल सकते हो, आप a = 2 लिख सकते हो या a = 0 लिख सकते हो। यहाँ a आपका इंस्टेंस वेरिएबल है और 0 या 2 जो भी आप इनिशियलाइज करना चाहो। तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी पैरामीटर्स नहीं होंगे, वो आप जो चाहे वही वैल्यू असाइन कर देगा। थर्ड में आते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के पास। तो सेम टू सेम वही भी एक कंस्ट्रक्टर ही है, लेकिन इसमें आपके पास पैरामीटर्स होंगे। मतलब आप अगर कंस्ट्रक्टर बनाते हो बाकायदा तो उसके साथ आपके पैरामीटर्स भी होंगे। अब यहाँ पे कहानी चेंज होती है, आपके पैरामीटर्स आपके इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे और ये इंस्टेंस वेरिएबल आगे जो भी आप फंक्शन बनाओगे उसमें एक्सेसिबल होंगे। तो यहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो वैल्यू कैरी करते हैं और वो इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू पास कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं
कंस्ट्रक्टर के बारे में और क्या क्या हम जान सकते हैं। सो फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। पहला, द कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड विद द सेम नेम एज क्लास नेम। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, कंस्ट्रक्टर एक मेंबर मेथड्स है, एक फंक्शन टाइप स्ट्रक्चर है जो आपके प्रोग्राम में आता है क्लास नेम के साथ। मतलब आपका जो मैकेनिज्म है, कंस्ट्रक्टर है, ये क्लास नेम के साथ ही डिक्लेयर होगा। द कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड ओनली टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स। तो ये कंस्ट्रक्टर सिर्फ डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए ही यूज किया जाता है। द कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड वाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे कि आप जानते हो, अभी हमने कहा कि कंस्ट्रक्टर एक मेंबर मेथड ही है, बट आप जानते हो कि मेंबर मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। हम लोग को मेंबर मेथड्स को कॉल करना होता है एक्टिवेट करने के लिए। बट आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि अगर ये मेंबर मेथड है तो इसे कॉल कैसे करेंगे। तो आंसर ये है, इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे, ये अपने आप कॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम दोनों सेम है। तो जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट आप तैयार करते हो, ये ऑटोमेटिकली ही कॉल हो जाता है। द कंस्ट्रक्टर नीड्स नो रिटर्न टाइप। जैसा कि हम जानते हैं, कंस्ट्रक्टर सिर्फ इनिशियलाइजेशन के लिए ही यूज़ होता है। तो कंस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न टाइप नहीं है। मतलब आप जब कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हो तो उसे कोई भी रिटर्न टाइप की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये कुछ रिटर्न तो करेगा ही नहीं, ये सिर्फ आपके डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करेगा। द कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज पब्लिक। बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है क्योंकि ये एक्सेसिबल हो सकता है सबके लिए। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, इसे डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना होता है, इसीलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है। द कंस्ट्रक्टर इज ओवरलोडेड ऑटोमेटिकली। अब ये कॉन्सेप्ट आ जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। जो मैंने पहले भी वीडियो बनाया है पॉलीमॉर्फिज्म या फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में, आप प्लीज़ इसे देख लीजिएगा एक बार, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में ईजी होगी। तो द कंस्ट्रक्टर इज ओवरलोडेड ऑटोमेटिकली। ओवरलोड का मतलब क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था। अगर सेम नाम से आप कोई भी दूसरा फंक्शन क्रिएट करते हो तो वो ओवरलोडेड हो जाता है। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम दोनों सेम है, तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर पहले से ही ओवरलोड है। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ओवरलोड हो गया, क्योंकि आप सेम नेम से दो काम कर रहे हो। आप क्लास भी डिक्लेयर कर रहे हो और कंस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर कर रहे हो। तो ये कंस्ट्रक्टर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ओवरलोड होके ही आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को हम प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। एक सिंपल सा प्रोग्राम है। हमने प्रोग्राम बनाया है 2 नंबर को ऐड करने के लिए कंस्ट्रक्टर के यूज़ के साथ। तो चलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ हमने एक क्लास बनाया है, क्लास स्टूडेंट नाम से। उसके बाद हमने 3 वेरिएबल्स ठीक क्लास के नीचे ही डिक्लेयर किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने इस वेरिएबल्स को कहीं किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया, ये क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है। इसका मतलब क्लास के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी फंक्शंस बनेंगे, ये सारे को एक्सेस कर सकता है। मतलब सारे फंक्शंस इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने एक दूसरा मेथड बनाया क्लास नेम के साथ, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, कंस्ट्रक्टर के साथ 2 पैरामीटर्स भी हैं, A1 और B1। तो ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो अगर हम इसके पैरामीटर्स हटा दें, तो अगर मान लो हम इनके पैरामीटर्स हटा देते हैं, तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या फिर आप कह सकते हो ये हो गया नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे पैरामीटर से हमने इनिशियलाइज किया था, तो हम यहाँ पे 0 डाल देंगे। तो जैसा डेटा टाइप होगा वैसा डेटा हमने इनिशियलाइज करना है इन वेरिएबल्स के अंदर। तो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स यूज़ किए हैं, तो हम यहाँ पे पैरामीटर्स को डाल देंगे। अब यही पैरामीटर्स हमारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हमने पैरामीटर से इनिशियलाइज कर दिया A1, उसके बाद फिर हो गया B1, और C में कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हमने 0 डाल दिया। तो बस ये हो गया कंस्ट्रक्टर का काम पूरा। ये सिर्फ पैरामीटर्स से डेटा मेंबर्स को डेटा पास करेगा, मतलब इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर का काम पूरा। उसके बाद हमने एक मेथड लिया है void compute। तो ये कंप्यूट क्या करेगा, दोनों वेरिएबल को ऐड करके C में वैल्यू डाल देगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इस मेथड के अंदर हमने क्या किया, दोनों वेरिएबल को ऐड किया और C में डाल दिया। बस ये हो गया कंप्यूट का काम पूरा। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने कंप्यूट के अंदर वही वेरिएबल्स यूज़ किए हैं जो हमने क्लास के ठीक नीचे डिक्लेयर किए थे। मतलब ये इंस्टेंस वेरिएबल है।
इसीलिए हम कंप्यूट के अंदर कैलकुलेट कर पा रहे हैं और डिस्प्ले के अंदर देखिए हम सी को डिस्प्ले भी कर रहे हैं। इसका मतलब वही वेरिएबल यहाँ भी एक्सेसिबल है। तो इसीलिए ये खासियत है हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स की, और हम यहाँ पे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने डिस्प्ले में सी को डिस्प्ले कर दिया, उसके बाद हमने मेन फंक्शन बनाया। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें कंस्ट्रक्टर में जो पैरामीटर्स है उसमें वैल्यू पास करने हैं। तो इसके लिए हमने इनपुट लेना है, तो इसीलिए हमने मेन फंक्शन के अंदर स्कैनर बनाया ताकि हम इनपुट कर सके। उसके बाद इंट पी और क्यू, हमने दो वेरिएबल्स लिया ताकि हम उसमें जो भी वैल्यू है वो पास कर सके। हमने यहाँ लिखा system.println एंटर 2 नंबर्स, हमने पी और क्यू को इनपुट कर लिया। ठीक है, तो अब हमें ऑब्जेक्ट तैयार करना है ताकि क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार हो और फंक्शंस कॉल हो। हमने अभी अभी पढ़ा कि क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही हम तैयार करेंगे हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो जैसे ही हमें फंक्शन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो तैयार किया, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, लेकिन हमारे कंस्ट्रक्टर के साथ दो पैरामीटर्स भी है। तो हमने कंस्ट्रक्टर कॉल करते समय पैरामीटर्स को पास भी करना है। तो हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब हमने इसी क्लास के पैरामीटर्स में दो वैल्यू पास करने हैं ताकि कंस्ट्रक्टर के पास ये वैल्यूज़ चले जाए। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स में जैसा फॉर्मेट है हमें वैसे ही फॉर्मेट में वैल्यूज़ को पास करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे a और b लिखा, a1 और b1 लिखा, तो a1 में जाएगा p और b1 में जाएगा q। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, जब आपका कंस्ट्रक्टर पैरामीटर के साथ हो, आपने क्लास के ऑब्जेक्ट तैयार करते वक्त ही आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को पास कर देना है ताकि कंस्ट्रक्टर में सारा वैल्यू पास हो जाए। उसके बाद आपको इसी ऑब्जेक्ट से, जैसे आपने ऑब्जेक्ट कॉल किया, इसी ऑब्जेक्ट से आपको कंप्यूट मतलब हमारा पहला फंक्शन आपने कॉल करना है। कोई भी आपके पास कोई भी फंक्शन हो आपने कॉल करना है उसे। उसके बाद फिर से जो भी जितने भी फंक्शंस हो आपने कॉल करना है। तो हमने दोनों फंक्शन को कॉल कर दिया, और obj.compute obj.display, तो हमने दोनों फंक्शन को कॉल कर दिया। अब हम इसे कंपाइल करेंगे तो हमें कोई एरर नहीं मिल रही है। उसके बाद क्लोज, अब हमने इसे रन करना है, तो हमने इसे रन किया और जैसे ही हमने रन किया हमें आउटपुट मिला। एंटर 2 नंबर्स हमने डाला, सपोज 20 और 30, तो हमें दिख रहा है सम इक्वल टू 50, हमें सम मिल गई है, तो ये आउटपुट भी दे रहा है। तो आई होप मैं आपको कंस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं समझा पाया हूँ। आपको अगर कोई भी डाउट है कंस्ट्रक्टर के साथ तो आप प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। आगे की वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।